Good morning students. Welcome to class 12th Indian Economic Development. बट इकोनॉमिक्स में हम अपनी सेकंड बुक कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। इससे पहले बेटा अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो हमने थर्ड चैप्टर में भी कुछ पढ़ा था। हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर की। इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर कैसा था हमारा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो नेक्स्ट हमारा है बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एग्रीकल्चर के टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था और कैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। बेटा इकोनॉमिक्स का ये मानना था दैट पुअर नेशंस, जो भी हमारे पुअर नेशंस होते हैं, वो सिर्फ प्रोग्रेस कर सकते हैं सिर्फ ओनली इफ दे हैव एन गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर उनके पास अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है तो इकोनॉमिक्स बिलीव्ड दैट द पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव एन गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर उनके पास अच्छा इंडस्ट्रियल, किसी भी इकोनॉमी के पास अगर अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है तो वो इकोनॉमी इजीली ग्रो कर सकती है। तो फर्स्ट बेटा है इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। वाई इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री जरूरी क्यों है। फर्स्ट है बेटा हमारे पास इट सर्व्स एज एन एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एपिसेंटर है, मेन है क्यों, बिकॉज इट रिप्लेसेस एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इंडस्ट्री सर्व्स एज एन एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज इंडस्ट्री रिप्लेसेस एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ by producing wide variety of goods which consumers would like to demand as income rises। इंडस्ट्री क्या करेगी, ऐसे गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेगी जो कंज्यूमर्स की ज्यादा डिमांड में होते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी ज्यादा, एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री इज मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री का जो रोजगार होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। देन रोल इन मैकेनाइजिंग ऑफ फार्मिंग। रोल इन मैकेनाइजिंग ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के लिए भी मैकेनाइजिंग है। क्यों, ये फार्मिंग को और ज्यादा मॉडर्न कर देगा बिकॉज यूज ऑफ मशीन, use of tractors, use of harvesting machines and other inputs which are being produced by the industrial sector, जो industrial sector promote या produce करेंगे। It promotes modernization and prosperity। इंडस्ट्री प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोस्पेरिटी। इंडस्ट्री जो है मॉडर्नाइजेशन प्रमोट करेगी, मॉडर्नाइजेशन बढ़ा देगी, प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज करेगी। लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ग्रो करेगा, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो करेंगी वैसे वैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो होगा। लेड टू
ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की ग्रोथ होगी एज द पीपल ऑफ द सिटीजन और द सिटीजन ऑफ द कंट्री विल बिकम मोर सिविलाइज, ज्यादा सिविलाइज होंगे, दे विल मोर कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री और द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, बाय इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, या इंडस्ट्री हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक तो बेटा इकोनॉमिक सेंटर के लिए मेन है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेन है, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिप्लेस हो सकती हैं। इट प्रोड्यूसेस मेनली दोज टाइप ऑफ गुड्स विच आर इन मोर डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। रोल इन मैकेनाइजिंग ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग में मैकेनाइजिंग रोल प्ले करेगी कैसे, एज इट प्रमोट्स रोल ऑफ या यूज ऑफ मशीन, प्रमोट मॉडर्नाइजेशन, प्रोस्पेरिटी लेकर आएगी। लेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो, जब हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी दैट मीन्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, एंड लेट टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन भी हमारा ग्रो करेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। सेक्टर्स बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। दो तरह के सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स वो हमारे सेक्टर्स होते हैं इन विच द बिजनेस एंटरप्राइजेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर आर दोज सेक्टर्स इन विच द बिजनेस एंटरप्राइजेज are owned, managed and controlled by the government. प्राइवेट सेक्टर बेटा हमारे वो होंगे इन विच द बिजनेस एंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। In which the business enterprises are owned, managed and controlled बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिसमें हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को ओन करेंगी, कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं ये वर्क करती हैं बेटा सोशल वेलफेयर के लिए, एंड प्राइवेट सेक्टर जो हमारी एंटरप्राइजेस होती है ये वर्क करती है हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो ये था हमारा सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर में हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज आ जाएंगी, मींस एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में हमारी एंटरप्राइजेज आ जाएंगी विच आर मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। दे वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हाइल द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। Then next we have role of public sector or state in industrial development. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और द रोल ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, ये पब्लिक सेक्टर क्या रोल प्ले कर रही थी। तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट इन अ पोजीशन दैट इट कुड लेफ्ट आउट टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
और इंडिपेंडेंस के टाइम पर बेटा हम देखें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को छोड़ दें डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पर, कि जितनी सप्लाई जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से वो इकोनॉमी चलेगी। यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी हम नहीं छोड़ सकते, फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस का नहीं हो सकता था। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट वाज रिक्वायर्ड, स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जरूरी था, यानी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी की वजह से। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट हैड टू अंडरटेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास इतना कैपिटल नहीं होता था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके इंडस्ट्रियल सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में, और कुछ वो तैयार भी इतने जल्दी नहीं होते थे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को आगे बढ़कर आना पड़ा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने हैवी एक्सपेंडिचर करा इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय PSUs। देन lack of incentives for the private sector, private entrepreneurs lacked inducement to invest because of limited size, because of low demand and because of low income। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेटा, वो आना भी नहीं चाहते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में और अपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इकोनॉमी का मार्केट साइज कम था, डिमांड बहुत कम थी, लोगों की इनकम बहुत कम थी। इनकम कम होने की वजह से डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो इकोनॉमी का मार्केट साइज भी कम हुआ, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट रेडी टू कम अप इन द मार्केट। Then growth with social justice, दूसरी चीज बेटा जरूरी थी क्या? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हमें ग्रोथ चाहिए थी, इकोनॉमी को ग्रो बनाना था, बट उसके साथ साथ सोशल जस्टिस भी होना चाहिए था, सोसाइटी का वेलफेयर भी होना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि हमें सिर्फ ग्रोथ चाहिए और सोसाइटी हमारी बेकार होती जाए, सोसाइटी का वेलफेयर ना हो या सोसाइटी में हमारी इनइक्वालिटी बढ़ती जाए, तो हमें इक्वालिटी लेकर भी चलना था। तो दिस कुड ओनली बी अचीव्ड by the direct participation of the government। और ग्रोथ विद सोशल जस्टिस के साथ साथ ग्रोथ सिर्फ हमें तभी मिल सकती थी जब गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट इन्वेस्टमेंट विच जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट rather than the investment that maximizes profits। क्योंकि उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन हमारी बहुत ज्यादा खराब थी और हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहिए थी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, जो इकोनॉमी में रोजगार लेकर आए। हमें ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए थी जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्क करे। तो दीज आर द पॉइंट्स that signifies why the public sector was engaged in the industrial development। पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्यों आना पड़ा? Then next we have control of commanding heights of the economy। कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। अब क्या मतलब है बेटा कमांडिंग हाइट्स का? कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूड इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जिनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जिनका स्ट्रेटेजिक रोल है, सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, विच प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस टू द इकोनॉमी। कमांडिंग हाइट्स में हम उन इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं जो इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिस है या बेस है, सच एज द इंडस्ट्रीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो ये हमारी कमांडिंग हाइट्स हैं।
It also includes industries of defense production, which provides country's defense and could not be left out in the hands of private entrepreneurs. इस और साथ साथ इसके साथ साथ हम क्या इंक्लूड करेंगे, इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. डिफेंस प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रीज भी कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी में इंक्लूड होगी, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज जो है बेटा हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे सकते. इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विच प्रोवाइड कंट्रीज डिफेंस, जो कंट्री को डिफेंस प्रोवाइड कराती है, कंट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, कैन कुड नॉट बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. वो हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में नहीं दे सकते. तो कंक्लूजन क्या हुआ, इट मींस दैट द स्टेट हैव फुल कंट्रोल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच आर वाइटल फॉर द इकोनॉमी. स्टेट का जो है उन पर पूरा पूरा कंट्रोल है. कमांडिंग हेड के अंदर ये सारी इंडस्ट्रीज आ गए इन कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हेड, और इन इंडस्ट्रीज का कंट्रोल किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में. तो यहाँ से कंक्लूजन बेटा ये निकल कर आता है कि जो इकोनॉमी के लिए वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंडस्ट्रीज, उनकी कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है, उनकी कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में है या स्टेट के हाथ में है. देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956. बहुत ध्यान से समझेंगे इसे. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास IPR कब आया था, ये 1956 में. इट इज अ क्लियर डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट दैट द लीडिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर ये क्लियर डिक्लेरेशन था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में गवर्नमेंट का मेन रोल होगा, गवर्नमेंट का लीडिंग रोल होगा. क्या क्या लेकर आए इसके अंदर ये, फर्स्ट इज थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया गया. फर्स्ट, which could be established and developed exclusively by the public sector, included 17 industries like atomic energy, defense, railways, oil, etc. पहला क्लासिफिकेशन जो था बेटा, पहला क्लासिफिकेशन था वो सभी इंडस्ट्रीज जिन पर एक्सक्लूसिव राइट किसका है, गवर्नमेंट का, which have been the exclusively reserved for the government sector. जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व है, जो स्टेट के लिए रिजर्व है, तो ऐसी उस टाइम पर 17 इंडस्ट्रीज थी जिन पर एक्सक्लूसिव राइट गवर्नमेंट का था. तो पहला पार्ट हो गया, इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में डिवाइड करा. पहली इंडस्ट्रीज वो है जो सिर्फ गवर्नमेंट की हैं. देन सेकंड, which could be established by both private as well as public sectors, but the private sector has the secondary role, including 12 industries like fertilizers, aluminium, machine tools, etc. सेकंड क्लासिफिकेशन जो है इंडस्ट्रीज का, या सेकंड पार्ट जो है बेटा इंडस्ट्रीज का, वो है हमारे पास जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलाकर चला रहे थे, बट उसमें मेन रोल किसका था, गवर्नमेंट का. प्राइवेट सेक्टर का उसमें लीडिंग रोल नहीं था. प्राइवेट सेक्टर एज अ सेकेंडरी वर्क कर रही थी. और ऐसी हमारे पास 12 इंडस्ट्रीज थी. फर्टिलाइजर्स थे जिनमें एल्यूमिनियम थी, मशीन टूल्स वाली इंडस्ट्रीज थी. तो दो क्लासिफिकेशन हमने देख लिए. पहला क्लासिफिकेशन हुआ बेटा गवर्नमेंट सेक्टर का, जो सिंपली किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए. और कितनी इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज. देन सेकंड, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, प्राइवेट का सेकेंडरी रोल था. और कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12 इंडस्ट्रीज. और थर्ड क्या होगा, तीसरी थी हमारे पास थर्ड, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी बाउंड बाय द प्राइवेट सेक्टर. बाकी सारी बची हुई इंडस्ट्रीज किसके अंदर आ गई थी, प्राइवेट सेक्टर के. तो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पूछ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या है 1956.
ये इसका ईयर भी पूछ लेते हैं हमसे, तो हमें ध्यान रखना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर एक क्लियर डिक्लेरेशन थी गवर्नमेंट की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का लीडिंग रोल होगा। उसके अंदर पहली डिक्लेरेशन आई 3-4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। पहली गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी जिनका एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ गवर्नमेंट का था, वो 17 इंडस्ट्रीज थी। दूसरी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की थी, बट मेन रोल गवर्नमेंट का था, प्राइवेट का सेकेंडरी रोल था। उस समय पे उसमें 12 इंडस्ट्रीज थी और थर्ड बाकी रिमेनिंग सारे इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गई थी। द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। Industries could only be established in the private sector after obtaining license from the government. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया गया। लाइसेंस की नीड ज्यादा अराइज हो गई, जरूरत हो गई लाइसेंस की। लाइसेंस कंपल्सरी था। इफ द प्राइवेट सेक्टर वांट्स टू कम और वांट्स टू ओपन द इंडस्ट्री, देन इट शुड ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ओपन करने जा रहा है तो उसे गवर्नमेंट से उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस वॉज नॉट ओनली रिक्वायर्ड बाय द न्यू एंटरप्राइज। लाइसेंस सिर्फ नई एंटरप्राइजेस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट ऑल्सो बाय द एग्जिस्टिंग वंस इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन। लाइसेंस नई एंटरप्राइजेस के साथ साथ पुरानी एंटरप्राइजेस के लिए भी जरूरी था अगर वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट दे हैव टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंसिंग वॉज डन टू प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट and being issued easily for the backward regions in comparison to the developed regions of the country. लाइसेंस का मतलब बेटा ये नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को हमें रेस्ट्रिक्शंस करना था। लाइसेंस जनरली रीजनल डेवलपमेंट की वजह से लेकर आए गए थे कि जिससे रीजन वाइज डेवलप्ड हो। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जो जल्दी डेवलप्ड हो जाते हैं और बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जो हमारे बैकवर्ड रह जाते हैं। तो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए लाइसेंस जल्दी मिल जाता था एज कंपेयर टू ओपन द इंडस्ट्रीज इन डेवलप्ड रीजन्स। नेक्स्ट है बेटा इंडस्ट्रियल कंसेशंस। Private entrepreneurs were offered many types of industrial concessions for establishing the industries in the backward regions, such as tax holidays, subsidized power supply. This was done to promote regional equality. रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सभी रीजन्स की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, रीजनल वाइज इंडस्ट्रियल कंसेशन भी देने शुरू कर दिए। इफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू स्टार्ट अप देयर इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन्स, तो द गवर्नमेंट start giving concessions in some areas, in some extent, such as tax holiday, टैक्स की छूट दे देते थे, पावर सप्लाई फ्री कर देते थे, वाटर सप्लाई फ्री कर देते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गवर्नमेंट एज एन इंसेंटिव प्रोवाइड कराती थी टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, सो दैट दे स्टार्ट ओपन देयर इंडस्ट्रीज टू द बैकवर्ड रीजन, जिससे वो बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्रीज को ओपन करना शुरू कर दें। क्योंकि हमारे इकोनॉमी के बहुत सारे रीजन ऐसे थे जो बैकवर्ड थे, जो डेवलप नहीं हुए थे। उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कंसेशन देने शुरू करे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कि अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन एरियाज में जाकर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे तो उन्हें इतना ज्यादा फायदा होगा। तो ये था बेटा हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर 3 चीजें थी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, 3 पार्ट में इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसेस लेकर आ गए, और इंडस्ट्रियल कंसेशन। देन नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। In 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, also called the Carve Committee, noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development.
रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 1955 में विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी जो थी, जिसे हम कार्वे कमेटी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नोट किया, नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को यूज किया जा सकता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो हम ये कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 1955 में कार्वे कमेटी, बेटा ध्यान रखेंगे कार्वे कमेटी मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसे हम कार्वे कमेटी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या डिफाइन किया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि रूरल डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए, रूरल एरियाज की ग्रोथ के लिए वहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो जानी चाहिए। अब होती क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज वन in which the investment does not exceed 5 crores presently, but it was earlier up to 5 lakh at the time of planning 1951। अगर आज बात करें बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज in which the investment does not exceed rupees 5 crore presently। प्रेजेंटली अगर किसी की भी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। बट अर्लियर एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग इट वॉज अप टू ₹5 लाख। प्लानिंग के टाइम पर यानी 1951 के टाइम पर ये क्या थी, इसकी जो लिमिट थी वो कितनी थी, 5 लाख थी। प्लानिंग के टाइम पर अगर देखें, जब 1951 में हमारा फर्स्ट प्लान आया तो उस टाइम पर इसकी लिमिट 5 लाख थी। अगर किसी भी फर्म की इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। बट आज ये लिमिट एक्सटेंड होकर कितनी हो गई है, 5 करोड़। देन नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, ये जो इंडस्ट्रीज है बेटा ये हमारी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराती हैं, बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज प्रमोट लेबर इंटेंसिव टेक्निक एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देन इक्वालिटी ओरिएंटेड, इक्वालिटी ओरिएंटेड होती हैं, इक्वालिटी लेकर आती है हमारी इकोनॉमी में। क्यों? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज दे कैन बी एस्टैब्लिश्ड एनीवेयर, ये कहीं भी एस्टैब्लिश की जा सकती हैं विदाउट कंसिडरिंग द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की सोर्स को कंसिडर किए बिना। इट इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड लीडिंग टू रीजनल इक्वालिटी, ये रीजनल इक्वालिटी लेकर आती है क्योंकि ये कहीं भी एस्टैब्लिश हो जाती है। बैकवर्ड इंडस्ट्रीज रूरल डेवलपमेंट के लिए मेन होती है, तो जो हमारे रूरल एरियाज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, तो जो भी डेवलप नहीं हुए हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी हैं, ये उनके डेवलपमेंट के लिए ये मेन रोल प्ले करती हैं। तो ये रीजनल इनइक्वालिटी को दूर करने में हेल्प करती हैं और इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं। देन नेक्स्ट है इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड होंगी यानी इनकम इक्वालिटी लेकर आएंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर्ड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, rather it promotes equality in different sections of the society। इसके लिए ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे लोग भी, स्मॉल फार्मर्स, विलेजर्स या स्मॉल पीपल्स इन्हें ओपन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये इनकम इनइक्वालिटी को दूर करती हैं और इक्विटी प्रमोट करती हैं, यानी इनकम इक्वालिटी लेकर आती है क्योंकि जब लोग इंगेज होते हैं तो उनकी इनकम अर्न अप होने लग जाती है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन विच वी हैव लर्न कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है,
और क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती हैं क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हैं। इक्वालिटी ओरिएंटेड होती हैं क्योंकि ये रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करती हैं। और इक्विटी ओरिएंटेड होती हैं क्योंकि ये इनकम इक्वालिटी लेकर आती हैं। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं रीजनल वाइज और इक्विटी की बात करते हैं इनकम वाइज। Then next we have the concept of features of strategy of industrial growth. (1950 to 1990). क्या फीचर्स है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटेजी के 1950 या 1947 से 1990 तक देखें। बेटा 1990 तक क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 1991 में हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस से लेकर 1990 तक हमारा एक सेशन बना है जिस तक हम फीचर्स देख रहे हैं। क्योंकि 1991 में हमारे पास एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वॉज पब्लिक सेक्टर वॉज द लीडिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में या इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर क्या था? लीडिंग रोल पर था। प्राइवेट सेक्टर वॉज द सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। प्राइवेट सेक्टर जो था, प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल पे था और उसके साथ साथ उसे लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में या इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बेटा दो फीचर हमने पढ़ लिए, पहले ही पढ़ लिए थे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट का मेन रोल था, गवर्नमेंट लीडिंग रोल पर था। सेकेंडरी रोल किसका था? सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर का था। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से कम था और इंडस्ट्रियल लाइसेंस से उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। Then industrialization process focused on import substitution in order to obtain self-reliance. Self-reliance को obtain करने के लिए import substitution पर ध्यान दिया गया। import substitution क्या होता है बेटा? import को substitute कर देना, मतलब जिन goods के लिए हम import पर depend थे, जो goods हम बाहर की country से खरीद रहे थे, उन्हें substitute करना, यानी उन goods की production खुद करना। So that is import substitution. Then protection of domestic industries from foreign competition by heavy import duty एंड फिक्सिंग ऑफ इंपोर्ट कोटाज। हमने क्या करा? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉइट हो रही थी बाहर की इंडस्ट्रीज की वजह से। तो इंपोर्ट पर हमने हैवी ड्यूटी लगा दी कि बाहर से अगर इंपोर्ट करेंगे तो उस पर ज्यादा ड्यूटी इंपोज कर दी और उसके साथ साथ क्या किया हमने? इंपोर्ट पर कोटा भी फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड विच सर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करी गई जिसकी वजह से हमारा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड टू अचीव इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करी गई फॉर द ग्रोथ ऑफ द इक्विटी एंड इक्वालिटी और इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप ही इसलिए करी गई थी जिससे इक्वालिटी, इक्विटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारी आगे बढ़ती रहे। तो ये थे बेटा हमारे फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो हमने पॉलिसी बनाई थी, उसके क्या फीचर्स थे 1990 तक? तो ध्यान रखिएगा इसे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ? नेक्स्ट बेटा इसके गुड इफेक्ट्स, क्या फायदे हुए इसके? इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज इंक्रीज। इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज हो गया हमारा फ्रॉम 1950 टू 1990। जैसे जैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज हुआ। डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, स्पेशली ऑन सनराइज इंडस्ट्रीज। अब सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? सनराइज इंडस्ट्रीज हम कह रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए।
इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हो गया, मॉडर्नाइजेशन आती चली गई, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल बढ़ती चली गई, इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो था या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो था वो ग्रो करता चला गया, जिसे हमने कहा सनराइज इंडस्ट्रीज, उगते हुए सूरज की तरह। देन ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिजल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की वजह से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से हमारी इकोनॉमी में सोशल जस्टिस बढ़ता गया, सोशलिटी इक्वालिटी आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, जो बहुत नीचे थे, जो पुअर सेक्शन था, वो भी धीरे धीरे अपग्रेड होना शुरू हो गया। देन बैड इफेक्ट, बैड इफेक्ट क्या क्या रहे बेटा इसके? पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी अ डेड सोशल वेट सच एज इनएफिशिएंसी, करप्शन या लीकेजेस। पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई थी। हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर की लीडिंग रोल था, पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल पे था, अगर किसी का भी आप लीडिंग रोल होगा, किसी का भी मेन रोल होगा, तो वो मोनोपोली में आ जाएगा, मतलब उसे लगने लगता है कि पावर सारी उसके हाथ में है, और एक्चुअली होती भी है। तो जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी देखने के लिए मिलती थी कि वहां पर काम ज्यादा एफिशिएंटली नहीं होता था, करप्शन होता था, है ना। तो ये सारी चीजें वहां देखने के लिए मिली। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। अब बेटा फॉरेन गुड्स के आने की वजह से, फॉरेन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट आने की वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सफर कर रही थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर कर रही थी, तो हमने क्या करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस करना शुरू कर दिया, और फॉरेन गुड्स को क्या करना शुरू कर दिया, फॉरेन गुड्स को हमने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और हम डिपेंड हो गए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर। तो जिसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी ज्यादा इनहांस नहीं हो पाई। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहांस होती थी बाय द क्वालिटी ऑफ द फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स को देखते हुए कि फॉरेन के गुड्स ऐसे हैं या बाहर की इंडस्ट्रीज के गुड्स ऐसे हैं, तो हमें अपनी ज्यादा क्वालिटी और एनहांस करनी है। तो जब वहां से गुड्स आने बंद हो गए, कम हो गए, तो हमारे गुड्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा एनहांसमेंट में नहीं रही। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन rather than generating it through export promotion proved to be inefficient policy instrument। हमने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना शुरू कर दिया, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शुरू कर दिया। क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इंपोर्ट को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, या मींस जिन गुड्स के लिए हम इंपोर्ट्स पर डिपेंड होते थे, उन गुड्स की प्रोडक्शन हमने अपनी कंट्री में करनी शुरू कर दी। तो ये कह रहे हैं इंपोर्ट कम करने की वजह से हमने फॉरेन एक्सचेंज सेव करा, हमारी फॉरेन करेंसी बच गई, हमारी कंट्री करेंसी बाहर जाने से बच गई। बट ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट गलत रहा। अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पे फोकस करते तो वो ज्यादा अच्छा होता। अगर हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करते, हमें फोकस करना चाहिए था किस पर? एक्सपोर्ट प्रमोशन पर, रादर देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भाई हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा था, तो इसलिए तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया, इंपोर्ट्स को इसलिए तो सब्स्टिट्यूट करा। अगर हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर देते तो बाहर से पैसा हमारे पास आता भी। तो ये यही कह रहे हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो अगर ऐसा करते तो शायद और ज्यादा हमारे पास अच्छे रिजल्ट होते। तो ये थे बेटा हमारे पास गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई 1947 या 1950 से लेकर 1990 तक, तो उसके क्या हमारे फीचर्स रहे, क्या फीचर्स रहे, क्या उस समय फायदा हुआ, क्या उस समय नुकसान हुआ। तो स्टूडेंट होप सबको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। चैप्टर नंबर 4 सिंपल है। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।